नमस्कार बच्चों। हमने पिछली वीडियो में वर्णमाला को पढ़ा था, संस्कृत में कैसे वर्णमाला स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हमने वो जाना था कि अ, ई, उ, री, री, ए, औ, ये जो वर्ण हैं आपके स्वर वर्ण, इनमें ह्रस्व कितने हैं, दीर्घ कितने हैं, प्लुत कितने हैं ना। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए थे? 22। अब चूँकि हम स्वर वर्ण को पढ़ चुके हैं तो आज हम व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजन के भेदों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे उस वीडियो में आप देख सकते हो कि स्वर वर्ण को ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में विभक्त किया गया था ना। तो जैसे अ है आपका, वो ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है, प्लुत भी है। अगर प्लुत कहने का अर्थ ये होता है जिसमें श्वास आपकी अधिक निकले। ठीक है, जैसे कभी अगर आप ओमकार का इस्तेमाल करते होंगे तो ओम, वो दीर्घ में, माफ कीजिएगा, प्लुत में जाता है। ठीक है, उसी तरह से, और उसके चिन्हों को भी अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम व्यंजन की तरफ। इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं व्यंजन। व्यंजन की बात की जाए तो संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका वर्गीय व्यंजन, फिर होता है अंतस्थ व्यंजन, और होता है एक ऊष्म व्यंजन। ओके, तब हम इन तीनों को वर्गीकृत करेंगे। अब देखिए, वर्गीय व्यंजन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि व्यंजन के वर्ग। ठीक है, उसी का उदाहरण है आपका कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग और पवर्ग। ठीक है, आप जानते होंगे, अगर बचपन में सबने पढ़ा होगा कि प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। ओके, जैसे कवर्ग है आपका क, ख, ग, घ, अंग, ये आपका कंठ से बोला जाता है। ठीक है, ये आपका चवर्ग हो गया, च, छ, ज, झ, ञ, ये आपकी तालु हो गई। उसी तरह से तवर्ग, देखिए त, थ, द, ध, न, ये आपकी मूर्धास हो गई। और ये टवर्ग जो दंत से बोला जाता है, त, थ, द, ध, न, दंत हो गई आपकी। पवर्ग, इसको जब भी बोलिएगा सारे ओष्ठ से निकलते हैं, यानी ओठों से। प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ हो गई आपकी। अब इसी में होती है कि देखिए, ये जितने आपके वर्ग हैं उस वर्ग में प्रथम, तृतीय एवं, ये बिंदु बना लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो गए,
एवं पंचमी। ये जो व्यंजन होते हैं ये कोमलता से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ठीक उसी तरह एक और बिंदु बना लीजिए, और जैसे ही अब जो बचे गए हैं हमारे, यानी कि द्वितीय चतुर्थ, ये जो व्यंजन होते हैं इन्हें बोलने में बल का प्रयोग करना होता है, इसलिए इन्हें महाप्राण कहते हैं, बलाघात कहते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारी दूसरी थी अंतस्थ व्यंजन। देखिए इसमें जो आती है आपकी शेष वर्ण, यानी य, र, ल, व। ठीक है। अब यह जो है आपकी तालु से बोली जाती है, अतः मूर्धा से ल दंत से, और वह दंत और ओष्ठ दोनों से। अब देखिए ये 4 वर्ण हैं अंतस्थ व्यंजन में, और ये चारों ही बड़ी ही सरलता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें भी अल्प प्राण की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, लिख दीजिएगा अल्प प्राण। अब आते हैं तीसरे। ठीक है, तीसरा जो हमारा है वो है ऊष्म व्यंजन। अब इसमें भी जो होते हैं आपकी 4 वर्ण आएंगी। जैसा हो गया श, श, और फिर स और ह। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, तलाविश, मूर्धन्यश, दंतिश, है ना। तो ठीक हुई तालावेश, यानी जिसका उच्चारण स्थान तालु हो, और मूर्धन्यश मूर्धा उच्चारण स्थान, दंतश का दंत, और ह का कंठ। अब चूंकि आपने इस बात को एहसास किया होगा कि ये जो वर्ण होते हैं इन्हें बोलने में अधिक मुंह से जब अगर हम बोलते हैं तो अधिक वायु का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें महाप्राण की श्रेणी में रखा जाता है। और इसी प्रकार हमने देखा कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। चलिए इसे देख लीजिए। ये हो गए व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के, वर्गीय, अंतस्थ, ऊष्म। वर्गीय व्यंजन वो वर्ण होते हैं जो वर्ग में विभक्त होते हैं, जैसे आपकी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है। और उच्चारण स्थान देखिए कंठ से शुरू होता है, फिर तालु, मृधा, दंत और ओष्ठ, यानी सीधे बाहर, शरीर के अंदर से शुरू होकर शरीर के बाहर तक। और जैसे हम देखें कि वर्गीय व्यंजन में जो प्रथमा, तृतीया, पंचमी वर्ण जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, जिन्हें बोलने में कम मेहनत की आवश्यकता होती है, और जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण होते हैं यह महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, इसमें आपकी य, र, ल, व, यह हो गया, यह अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। और जो आखिरी है हमारा ऊष्म व्यंजन, इसमें आती है स, श,
स और ह महाप्राण होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अयोगवाह की तरफ। अब अयोगवाह को हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब ये आखिरी जो आपका वर्ण है अयोगवाह, इसको संस्कृत भाषा में 8 वर्णों को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, इसमें विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिका होती हैं। और वेद की बात करें तो वेद आदि शास्त्रों में ह्रस्व व दीर्घ के उच्चारण के कारण अनुस्वार 2 तरह के होते हैं। ठीक है, अनुस्वार भी आपकी 2 विभक्त हो गई। अब देखिए विसर्ग, जो अयोगवाह मुख्य अयोगवाह हैं वो 4 होते हैं: विसर्ग, अनुस्वार, उपधमान्य, जीवामूल्य। ठीक है, देखिए भाषा में विसर्ग, माफ कीजिएगा, विसर्ग, अनुस्वार, जीवामूल्य एवं उपधमान्य, इन चारों वर्णों के अतिरिक्त 4 प्रकार के यम होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अयोगवाह वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई आपकी? 8। 4 आपके जो लिखे हुए हैं और 4 यम। ठीक है, और अब अगर देखा जाए तो वर्णों की संख्या, स्वर वर्ण हो गए आपके 22, व्यंजन आपके हो गए 33 और अयोगवाह, माफ कीजिएगा, अयोगवाह 4 यम और 4 अयोगवाह मिलके हो गए 8। तो कुल आपकी जो हो गई यहाँ 63, जैसा हमने पहली क्लास में ही पढ़ा था। ठीक है, इन सभी के अलावा संस्कृत में एक अन्य वर्ण ईड एवं ईके है। ठीक है, अब देखिए संस्कृत में वर्णों को क्या कहा जाता है वो भी देख लेते हैं। जैसे वर्ण है आपकी, तो वर्ण को अल कहते हैं, स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। संस्कृत में आप जब भी पढ़िएगा तो इसी प्रकार से आपको मिलेंगे, अच और हल। अभी हमने वर्णों को अच्छी तरीके से समझा। आगे ये जो आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक है, इससे ही हम आगे पढ़ेंगे, माहेश्वर सूत्र का अध्ययन करेंगे, फिर संज्ञा प्रकरण, और जो हम वाक्यों का अभ्यास अगर करते हैं तो वो इससे करेंगे। ये आपकी प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी, ये दोनों आपकी जो है प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी होती है आपकी डॉक्टर कपिल द्विवेदी जी के ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लासेस में।